बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के 6 सेमेस्टर में, थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन अच्छा इस वीडियो में उन प्रश्नों को भी मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा जो कि कुछ विश्वविद्यालयों में जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उनमें 2024 में भी पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को भी यहाँ पर कुछ शामिल करने का प्रयास रहेगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो है वो कौन कौन से प्रश्न हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और वो कौन सा शब्द है? कम्युनिकियर शब्द से हुई है कम्युनिकेशन की उत्पत्ति, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो वो शब्द आपका कम्युनिस्ट शब्द है, कम्युनिकियर शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकियर शब्द से भी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट जो है ये लैटिन शब्द है आपका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने संचार की तुलना चिकने पदार्थ से की है? बताएं, किस विद्वान ने संचार की तुलना चिकने पदार्थ से की है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो किसने करी है? टेरी महोदय ने जो है संचार की तुलना किससे करी है? चिकने पदार्थ से करी है। ये बात आप ध्यान रखें। किसने किससे करी है? चिकने पदार्थ से करी है। किसने? टेरी महोदय ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी संचार निम्नलिखित में से किसके विकास में सहायक है? तो प्रभावी संचार जो होता है किसके विकास में सहायक है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रभावी विकास जो होता है वो आपका जो है व्यक्ति, विश्व और समाज, इन सभी के विकास में सहायक होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बताएं। तो संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। संचार की यह परिभाषा किसने दी है? संचार की यह परिभाषा दी है सेनन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। किसने दी है? सेनन महोदय ने दी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न देखेंगे। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो संचार की यह परिभाषा दी है किसने भैया? न्यूमैन और समर ने। कौन किस किस विद्वान ने दी है? न्यूमैन और समर ने यह परिभाषा दी है। तो इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से निम्नांकित में संचार की विशेषताएं हैं। संचार की विशेषताएं कौन सी हैं? देखें, संचार की विशेषताओं की बात करें तो संचार हेतु न्यूनतम दो व्यक्तियों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ये भी बिल्कुल सही है। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है, बात भी बिल्कुल सही है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन उपयुक्त तो सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घा ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब हैं आपके। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। उत्पादकता बढ़ाने में सामूहिक व्यवहार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस धारणा को किस सन में लागू किया गया? बताएं। उत्पादकता बढ़ाने में सामूहिक व्यवहार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस धारणा को किस सन में लागू किया गया भैया? तो इस व्यवस्था को लागू किया गया था कब? तो इसको लागू किया गया था कब भैया? फटाफट से बताएंगे। 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। किस चिंतक ने सामूहिक व्यवहार की महत्ता को रेखांकित किया है? तो सामूहिक व्यवहार की महत्ता को किसने रेखांकित किया है? M.E. शॉ ने रेखांकित किया है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता का अर्थ है। आत्म जागरूकता का क्या अर्थ होता है? आत्म जागरूकता का अर्थ होता है स्वयं के प्रति जागरूक होना। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, कबीर का यह पद किस बात पर बल देता है? तो ये आत्म जागरूकता पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन, आत्म जागरूकता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं की कमजोरियों को जानने में मदद करती है। आत्म जागरूकता से क्या होता है? स्वयं की कमजोरियां आप जान पाते हैं। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है,
स्वयं के प्रति जागरूकता की भावना कितने वर्ष की आयु में उभरने लगती है? तो स्वयं के प्रति जागरूकता की भावना जो होती है वो कितने वर्ष पर मतलब कितने वर्ष की आयु में उभरने लगती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कितने वर्ष की आयु में उभरने लगती है भैया? इसका राइट आंसर बिल्कुल का ऑप्शन 1 वर्ष में उभरने लगती है। ठीक है, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह मानव जीवन के लिए रक्त प्रवाह आवश्यक होता है। यह कथन कहा था डोनेल महोदय ने, कुंटज और डोनेल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं किया गया है। मौखिक मतलब कि मौखिक संप्रेषण में देखिए ईमेल ये लिखित है, मौखिक नहीं है। इंटरनेट भी मौखिक नहीं है। फैक्स ये सब लिखित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी नहीं संकलित हैं। मौखिक संप्रेषण नहीं है। मौखिक संप्रेषण क्या नहीं है? प्रश्नावली मौखिक संप्रेषण नहीं है। सम्मेलन, रेडियो प्रसारण और साक्षात्कार ये सब मौखिक संप्रेषण है, मौखिक संचार है, मौखिक कम्युनिकेशन है। मौखिक को वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संदेश वाहन का माध्यम है। मौखिक संदेश वाहन का क्या माध्यम है भैया? तो समूह गोष्ठी, टेलीफोन, सेमिनार ये तीनों माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है? बताएं। अमिताभ बच्चन जी ऐसे तो बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है? बताएं। ऑप्शन ए दिया है दूरभाष, ऑप्शन बी दिया है साक्षात्कार, ऑप्शन सी दिया है ईमेल और ऑप्शन डी दिया है सेमिनार। बताइए भैया कौन बनेगा करोड़पति? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है? फटाफट से आप बताएं। बिल्कुल मौखिक का कौन सा नहीं है? ईमेल नहीं है, अभी मैंने बताया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलो लिखित संदेश होता है, बताएं। लिखित संदेश गोपनीय होता है। बहुत बढ़िया, डी बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं किसमें? संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं लिखित संप्रेषण में। किसमें? लिखित संप्रेषण में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। लिखित संदेश के माध्यम है। लिखित संदेश के माध्यम है भाई। देखें ईमेल, टेलीफोन, समूह गोष्ठी ये सब लिखित संदेश के माध्यम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित संदेश के माध्यम है ईमेल, इंटरनेट, फैक्स ये सब। ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लिखित संप्रेषण का माध्यम नहीं है। इनमें से 4 टेलीफैक्स और ईमेल लिखित हैं। घोषणाएं जो होती हैं मौखिक होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मौखिक संचार होता है, स्पष्ट और लचीला भी होता है मौखिक संचार, मितव्ययी होता है और प्रभावशाली भी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है 4 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं किया जाता है किसको? टेलीफोन को। ठीक है। पत्र व्यवहार, इंटरनेट और ईमेल जो हैं ये आपके मौखिक संचार में, मतलब ये सब लिखित संचार में है। लिखित संचार में आपका टेलीफोन नहीं शामिल है, बाकी ये लिखित संचार में शामिल है। बाकी तीनों टेलीफोन नहीं है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया, इसमें संचार माध्यम सम्मिलित होता है। बताएं। व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है, इसमें संचार के माध्यम सम्मिलित होते हैं। ये किसने कहा था? सीजी ब्राउन ने कहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना संचार प्रक्रिया का प्रकार है। किस प्रकार की? सांकेतिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर सांकेतिक संचार का क्या लाभ है? सांकेतिक संचार का लाभ होता है शीघ्रता से हो जाता है, मतलब कि इशारा करके। साक्षात्कार संदेश वाहन की प्रक्रिया है, मौखिक संचार वाहन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्योंकि साक्षात्कार में, इंटरव्यू में मौखिक संचार मतलब मौखिक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में क्या होता है? मौखिक संचार होता है। अगला क्वेश्चन है मौखिक संचार का आधुनिक साधन, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चलें, बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुके हैं। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है कहाँ से? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये सब 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती कहाँ से भैया? परिवार से होती है। आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है किस पर आधारित होता है? आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है किस पर आधारित होता है भैया? आधुनिक काल में व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है, किसने कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, वाटसन महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे भी देख लें। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति की विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती हैं? बताएं। इसको कहा था केम्प महोदय ने। अगला प्रश्न, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? बताएं। किसने कहा था कि वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? बोरिंग महोदय ने कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, कहा था किसने? बेलिंगटन ने कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप लोग लाइक करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके समक्ष ला रहा हूं। प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ विचारों से होता है। प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ विचारों से होता है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन रैंडाल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण है। समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर देना ही आधा निवारण है, यह किसने कहा था? जॉन डीबी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, इसको थियो हैमन ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या कहा था? संचार की परिभाषा को देते हुए थियो हैमन महोदय ने कहा कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन राइट आंसर था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मितियों अथवा भावनाओं का विनिमय है, यह कथन किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कहा था न्यूमैन और समर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संप्रेषण के संबंध में क्या गलत है? देखिए, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। संप्रेषण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया भी है। संप्रेषण एक मार्गी प्रक्रिया नहीं है, तो यही गलत है, डी वाला। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? संप्रेषण क्या है? सतत प्रक्रिया भी है, प्रबंधकीय प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया भी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा किया जाता है क्या? संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? परिवर्तनों को लागू किया जाता है, व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना है या प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना है। ये या प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना किसने कहा था? अर्नेस्ट डेसल ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? ऐसे प्रश्न कई पूछे। देखिए, भ्रम उत्पन्न करना संप्रेषण का उद्देश्य नहीं होता है। सही सूचनाओं और संदेशों को भेजना संप्रेषण का पहला उद्देश्य। मधुर औद्योगिक संबंध, ये भी उद्देश्य होता है। नीतियों की प्रभाव उत्पादकता, ये भी संप्रेषण का उद्देश्य होता है। भ्रम उत्पन्न करना संप्रेषण का कोई उद्देश्य नहीं होता। आगे देखेंगे। संप्रेषण कार्य है। संप्रेषण कार्य क्या है भैया? संप्रेषण कार्य होता है संप्रेषण का कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराना, प्रबंध को सूचना उपलब्ध करवाना, दोनों बिल्कुल ठीक है। पूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करना, ये तीनों काम किसके हैं? संप्रेषण के हैं। डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, एल्विन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की कितनी वेब बताई हैं? तो उन्होंने 3 वेब बताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। संचार की प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 100% आने वाला प्रश्न है। सबसे पहले क्या होता है? स्रोत। स्रोत माने कहाँ से संचार हमको मिलना है, क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है। दूसरा होता है संदेश, यानी क्या संदेश है, मेन उसकी थीम क्या है, मेन बॉडी उसकी क्या है, उसके माध्यम, किस माध्यम से आप भेज रहे हो, किसके पास भेज रहे हो, प्राप्तकर्ता। और प्राप्तकर्ता पढ़ने के बाद में उसका मूल्यांकन करके भेजता है, फीडबैक देता है। तो वो एक प्रकार से ये प्रक्रिया क्या? स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यवस्थित क्रम है इसका संचार प्रक्रिया का। ओके, आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चले अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम का घटक नहीं है? रिज्यूम का घटक क्या नहीं है? देखें, शिक्षा, कौशल और संपर्क सूचना, ये रिज्यूम के घटक हैं, जबकि रुचि नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, किसी कार्य की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक रिज्यूम जमा करना है, जो होता है, जो क्या होता है, उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रिज्यूम में आपको अपना करियर लक्ष्य कहाँ पर रखना चाहिए, बताएं। तो रिज्यूम में आपको अपना करियर लक्ष्य कहाँ पर रखना चाहिए भैया, तो उद्देश्य अनुभाग में अपना करियर लक्ष्य रखना चाहिए कि आपको क्या करना है भविष्य में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताइए, सीबी का अर्थ क्या होता है, सीबी का अर्थ क्या होता है, सीबी मतलब होता है बायोडाटा, सीबी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम बीटी, ये बात आप ध्यान, सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीबी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम बीटी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीबी आप कितने मतलब कोई भी कितने पेज में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने कौशल और अनुभव का संक्षिप्त परिचय सीबी में देना चाहिए। सीबी औपचारिक भाषा में हमेशा आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। सीबी शब्द जो बना हुआ करिकुलम बीटी से बना, मतलब करिकुलम बीटी इसका फुल फॉर्म है, करिकुलम बीटी लैटिन भाषा का शब्द है, उससे बना हुआ है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को अपना रिज्यूम तैयार करने के बाद क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को अपना रिज्यूम तैयार करने के बाद में त्रुटियों के लिए इसकी प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए, अन्य लोगों से इसे प्रूफ रीडिंग करने को कहना भी चाहिए, दोनों काम करने चाहिए, और अच्छी स्थिति में रखना चाहिए, बिल्कुल डी ऑप्शन ऊपर तो सभी काम करने चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा दस्तावेज आवेदक की व्यक्तिगत सूचना, शिक्षा, कौशल, कार्य अनुभव, गतिविधियों तथा मतलब रुचियों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक रिज्यूम ऐसा करता है, ठीक है। आगे, किसी से पहली बार मिलते समय आपको ये सभी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, सिवाय, बताएं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, किसी से पहली बार मिलते समय आपको ये सभी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, सिवाय किसके, तो किसके सिवाय, उदासीनता के सिवाय। आप गर्मजोशी से बात करें, स्वीकृति के साथ बात करें, सम्मान के साथ बात करें, उदासीनता आप उसमें ना लाएं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि द्वारा किसके द्वारा अपनाई गई, बताएं। व्यक्तित्व मापन की जो CAT विधि है, CAT विधि के फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। CAT विधि क्या होती है भैया, CAT विधि की जो है ये कौन सी विधि भैया, CAT की अगर बात की तो ये एक प्रकार से कैसी विधि है व्यक्तित्व मापन की, ये एक प्रकार से जो CAT विधि है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, CAT TAT, तो CAT होता है 3 साल से लेकर के 11 साल के जो बच्चे होते हैं उन पर एक प्रकार से किया गया परीक्षण होता है ये CAT परीक्षण की बात की तो इसका फुल फॉर्म होता है बाल संप्रत्यय बोध, इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बाल अंतर्बोध परीक्षण इसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। MMPT को क्या बोलते हैं, MMPT को बोलते हैं भैया क्या, मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची, और WISC यानी बिस्क को बोलते हैं बच्चों का बैचलर्स बुद्धि परीक्षण, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं TAT को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया व्यक्तित्व मापन की जो CAT विधि है इसके किसके द्वारा दी गई है, तो ये बैलक के द्वारा दी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा दी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, MMPT एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो किसको व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था कार्ल जुंग ने, किसने किया था, कार्ल जुंग ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परसोना शब्द का सही अर्थ क्या है, परसोना शब्द का सही अर्थ है मुखौटा, परसोना जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिससे बना हुआ है पर्सनालिटी शब्द, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है इनमें से, तो व्यक्ति इतिहास विधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कैटल ने व्यक्तित्व के कितने शील गुणों की चर्चा करी है, तो 16 शील गुणों की चर्चा करी है कैटल ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें बताएं, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर महोदय ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। और उन 4 भागों में पूछा गया कि कौन सा क्रेस्मर के शारीरिक प्रकार का वर्गीकरण नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए पिकनिक, एथलेटिक और कोलेरिक, मतलब कि एस्थेनिक, कोलेरिक नहीं बताया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, यही इनमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, किस व्यक्तित्व को
पुस्तक मतलब कि पुष्टकाय व्यक्तित्व सुडोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। पुष्टकाय या सुडोलकाय जो व्यक्तित्व होता है वो एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस व्यक्तित्व को साइक्लोआइड यानी गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है? बताएं गोलकाय व्यक्तित्व कौन होता है? पिकनिक प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है वो गोलकाय होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस व्यक्तित्व को कृषकाय या सियोजाइट या सियोआइड यानी लंबकाय जिसको बोलते हैं उसको किसको? एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन महोदय ने कितने भागों में बांटा है? तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन महोदय ने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं वो? पहला है गोलाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है लंबाकार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब प्रश्न क्या है कि शेल्डन ने शारीरिक प्रकार का वर्गीकरण नहीं है तो एथलेटिक प्रकार का जो है, एथलेटिक प्रकार, पिकनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, ये सब प्रकार किसने बांटा है? इसको बांटा क्रेसमर महोदय ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो शेल्डन महोदय ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। अब गोलाकार व्यक्तित्व क्या होता है? तो गोलाकार व्यक्तित्व को शेल्डन ने और किस नाम से नाम दिया है? कौन सा? तो गोलाकार व्यक्तित्व को शेल्डन महोदय क्या नाम देते हैं? गोलाकार व्यक्तित्व को शेल्डन महोदय कहते हैं बिसरोटोनिया नाम देते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आयताकार व्यक्तित्व को शेल्डन ने और क्या नाम दिया है? तो आयताकार व्यक्तित्व को शेल्डन महोदय ने सोमेटोटोनिया नाम दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, लंबकार व्यक्तित्व को शेल्डन महोदय ने क्या कहा है? तो लंबकार व्यक्तित्व को शेल्डन महोदय ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्ल जुंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो कार्ल जुंग ने ही किया था। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया गया स्प्रेंगर के द्वारा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? बताइए, विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत करा है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। सी ऑप्शन। पर्सनालिटी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो पर्सनालिटी शब्द जो है परसोना शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब मुखौटा होता है। लैटिन भाषा का शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का। अच्छा बताएं, निम्नलिखित में से किसने शारीरिक रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बताया है? तो शेल्डन महोदय ने बताया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं संदेही होते हैं, एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो गोलाकार व्यक्तित्व जो होते हैं सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होते हैं। ये गोलाकार व्यक्तित्व जो होते हैं हंसी मजाक करने वाले होते हैं। ठीक है, कद छोटा होता है, शरीर भारी होती है, मोटे होते हैं और खाने के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्म जागरूकता तथा निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है? आत्म जागरूकता तथा निर्णय लेने के बीच में क्या संबंध है? आत्म जागरूकता अधिक सूचनापूर्ण एवं सुविचारित निर्णयों में योगदान करती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आत्म जागरूकता अधिक सूचनापूर्ण एवं सुविचारित निर्णयों में योगदान देती है। ये संबंध है आत्म जागरूकता और निर्णय लेने के बीच में। अगला प्रश्न है, आत्म विकास का प्रथम उद्देश्य क्या है? आत्म विकास का प्रथम उद्देश्य है अनुकूलन व्यक्तित्व विकास, अनुकूलित व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन। संकेत भाषा होती है, संकेत भाषा अशाब्दिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? दैहिक भाषा का रूप जो होता है लिखित नहीं होता है, इशारे में होती है। भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, ये सब दैहिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, लिखित वाला नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक भाषा के प्रकार हैं। शारीरिक भाषा के प्रकार क्या हैं? देखिए, मुखाभिव्यक्ति, शारीरिक आकृति और मुद्रा, दृष्टि संबंध, ये सब शारीरिक भाषा के प्रकार हैं। डी ऑप्शन इनमें से सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पार्श्व भाषा के मुख्य तत्व हैं। पार्श्व भाषा के मुख्य तत्व में उचित स्वराघात, मिश्रित संकेत और आवाज़, ये तीनों शामिल है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। पार्श्व भाषा के लाभ क्या हैं? पार्श्व भाषा का लाभ है मौखिक संप्रेषण, श्रोताओं का आकर्षण और भाषा प्रवाह, तीनों
राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। पार्श्व भाषा की सीमाएं हैं, पार्श्व भाषा की सीमाएं हैं कौन सी? देखिए, एक रूपता का अभाव होता है इसमें, मिश्रित संकेत और अपूर्णता होती है पार्श्व भाषा में। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। शारीरिक भाषा के लाभ क्या क्या हैं? शारीरिक भाषा का लाभ है कि दृश्यात्मक होती है, उचित प्रयोग इसका होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है, यानी बिना बोले ही सारी बातें हो जाती हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलल लज्जियात और भरे भुवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात, ये वाली बात होती है। बिहारी के नायक और नायिका जिस तरीके से एक भरे कमरे में सगे संबंधी बैठे हैं और 100 से अधिक बातें आंखों के माध्यम से आंखें मिला करके ऐसी बातें कर लेते हैं, ठीक है, कि जब जो है आंखें बातें करती हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से 100 से अधिक बातें हो जाती हैं नायक और नायिका में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। शारीरिक भाषा के लाभ हैं, शारीरिक भाषा का लाभ ये सभी है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी परीक्षा में, शारीरिक भाषा की सीमाएं हैं। शारीरिक भाषा की क्या सीमाएं हैं? देखें, चेहरे के हाव भाव इत्यादि का अर्थपूर्ण होना, संकेतों का गलत अर्थ निकालना, कभी कभी आप संकेत कर रहे हो तो दूसरा और संकेतकार दूसरा निकल जाता है, कभी कभी इसमें मति भ्रम हो जाता है। शारीरिक भाषा के प्रयोग का अप्रभावी रहना, तो ये सब एक प्रकार से ये सब इसकी सीमाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्थान भाषा सिद्धांत किसकी देन है? स्थान भाषा सिद्धांत किसकी देन है? एडवर्ड टी हॉल की देन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कि किस प्रकार शारीरिक भाषा का प्रयोग प्रभावी बनाया जा सकता है? बताएं, किस प्रकार शारीरिक भाषा का प्रयोग को प्रभावी बनाया जा सकता है? तो बोलने के लहजे से, भाव भंगिमा पर ध्यान देने से, विश्वासपूर्ण मुद्रा में बोलने से, बोलने का स्तर की जांच करने से। बिल्कुल डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, सांकेतिक संचार में विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक संचार में विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? हाव भाव का, संकेतों का, भाव भंगिमाओं का। डी ऑप्शन होगा। पीठ थपथपाना मुस्कुराना क्या है? ये सांकेतिक संचार का एक प्रकार है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलें, आज की वीडियो के माध्यम से इतना ही। बाकी आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर अगर जुड़े हैं तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। या कहें तो 3-4 मिनट और आपको बता दूं, चलिए 3-4 मिनट और आपको बता देता हूं, आधे घंटे से ज़्यादा क्लास हो जाए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ओरल स्वास्थ्य बताएं। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ओरल स्वास्थ्य समस्याओं का तुरंत समाधान न करने का सामान्य परिणाम क्या है? ओरल स्वास्थ्य समस्याओं का तुरंत समाधान न करने का जो सामान्य परिणाम है वो ये होता है कि दांतों कई सड़न शुरू हो जाती है, दांत आपके सड़ने लगते हैं, मसूड़ों की बीमारियां फैलने लगती हैं, दांतों को एक प्रकार से तमाम नुकसान होने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी दांतों को संभावित नुकसान भी होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए? बताएं, किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप को क्यों पसंद करना चाहिए? इसलिए कि मेकअप जो होता है आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखाता है, आपको अच्छा दिखाता है, इसलिए मेकअप जरूरी होता है, ठीक है, और सबको इसको अपनाना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग मेकअप इतना कर लेते हैं कि उससे उसका नकारात्मक प्रभाव चलाता है। जैसे आजकल के शादियों में दुल्हन जो सजाई जाती हैं, इतना मेकअप कर देते हैं कि दुल्हन अगर वैसे भी अच्छी हो, ठीक है, तो वो अच्छी नहीं दिखती है जब मेकअप लगा करके लेकर के आते हैं उनको, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता। एक सामान्य मेकअप किया जाता है जो कि दिखने में अच्छा लगे। व्यक्ति पहले से अच्छा है, आप उसको मेकअप के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, तो ये इतना मेकअप नहीं होना चाहिए। मेकअप एक सामान्य मेकअप, सामान्य परफ्यूम सामान्य होगा। आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो भी आपको हर चीज़ सामान्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इतना बहुत ज़्यादा सज धज कर जाएंगे तो आपका ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा। या सेंट गम का हुआ मार लीन और चला गए जुड़ते पैंट शर्ट पहन के, जीन्स के कटी फटी जीन्स, टोपी लगा लीन, 2 गटे में माला लटकाए लीन, 2 कड़ा हाथ में पहन के, 2 घड़ी बांध लीन, ठीक है, बढ़िया डेनिम के वो जैकेट वाकेट लाद के, जूता पहन लीन कोनो कंपनी के लोफर वाला, अब जो है बढ़िया भौकाल टाइट के एकदम लोफर नहायत लोफर वाला शूज के नवे लोफर है तो लोफर जैसे चल दिए आप। अब जाओ इंटरव्यू देने, सोटा लेकर के भगाएगा जो इंटरव्यू लेने वाला होगा। तो साक्षात्कार में क्या होता है, आप कैसा कपड़ा पहनते हैं? औपचारिक कपड़ा पहन के जाते हैं। सेंट भी आप उसमें औपचारिक मारते हैं। अब गमकौआ सेंट अगर मार लोगे तो बदबू, मतलब कि जब सुगंध मारेगी तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, ध्यान भटकाती है सुगंध। तो इतना ज़्यादा भी आप सुगंध उगंध ना एकदम से मेकअप छोप करके जाएं। वो जो क्या होते हैं पाउडर जो फेस पाउडर होता है लगा लें, एकदम से लाल लाल चेहरा निकले, तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे, किसी को साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए? एक पर्स, एक ब्रीम केस, एक बैक पैकर, या फिर ये क्या बताएं?
तो किसी को साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए? तो उसको क्या ले जाना चाहिए? महिलाएं अगर हैं तो एक मध्यम आकार का बैग, पुरुष है तो एक फाइल या फोर्ट फाइल उसको ले जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए टाई में क्या पसंद नहीं किया जाता है? पुरुषों के लिए टाई में जो है छोटा कैप्शन जो होता है वो नहीं पसंद किया जाता है, डी ऑप्शन। बाकी आपका बेल्ट के पास टाई का अंत हो, ये बिल्कुल लंबी टाई का प्रयोग करें। पोशाक के साथ समन्वित हो, टाई ठीक ठाक मैच करती हो। एक त्रिकोण की गांठ यानी जो समोसे जैसी गांठ होती है ऐसी गांठ बनाए टाई में, ठीक है। अब वो पिक्चर वाली गांठ ना बनाए कि छोटी सी टाई हो, छोटा कैप्शन होता है जो कुछ बेटर लोग आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में लगाते हैं, तो ऐसा ना लगाएं। तो डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, साक्षात्कार के दौरान महिलाओं को आभूषणों के बारे में क्या करना चाहिए? बताएं, साक्षात्कार के दौरान महिलाओं को आभूषणों के बारे में क्या करना चाहिए? तो अतिशयोक्ति किए बिना ऐसे आभूषण पहने जो उत्तम दर्जे के हों, मतलब ठीक ठाक हों, ज़्यादा आभूषण ना पहने, ठीक है, मतलब ठीक ठाक पहने, जो पहने थोड़ा सा पहने। पुरुषों को कैसा हेयर स्टाइल अपनाना चाहिए? तो पेशेवर हेयर कट जो छोटा और प्रबंधकीय हो, शासकीय हो। ऐसा नहीं कि आप नवीनतम फैशन के अनुरूप बढ़िया 2 साइड बार कटवा लिए, उस पर अपन धारी वारी मरवा लिए, ओम ओम लिखवा लिए, उस पर ऊपर आप देखते हैं बहुत लोग जो है उस पर लव लिखवा लेते हैं अपने सर में। आजकल के लड़के लव लिखवा लेते हैं सर में अपने, उससे ना उसे कहते हैं कि भैया इस पर लव लिख दो, तो लव लिख देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लेते हैं उस पर, ठीक है। कोई तो ये सब एक प्रकार से बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप जो है भविष्य का आपका कैसा है वो भगवान ही जाने। तो और साक्षात्कार की तो बात ही छोड़ दो आप। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए? विपरीत मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई लड़की आ रही तो वैसे स्वागत उसका कैसे करेंगे आप? आपको हाथ मिलाने एवं मुस्कुराने के साथ, मतलब मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेशेवर या कार्यस्थल सेटिंग में मेकअप करते समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता ये हो जानी चाहिए कि प्राथमिक विशेषताओं को सूक्ष्म तरीके से बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेकअप लगाते समय ड्रेस कोड पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेकअप समग्र रूप से मेल खाता है कि नहीं खाता है। आप देखते हैं आजकल की महिलाएं और जो लड़कियां हैं ज़्यादा एक प्रकार से एडवांस इसलिए हो गई क्योंकि वो लोग वस्त्र विज्ञान नहीं जानती कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है, पढ़ी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर झुमका हमारा मतलब हमारी साड़ी अगर या लहंगा हरियर है यानी हरा कलर का अगर हम लहंगा पहन रहे हैं तो हरा कलर की हमारी नेल पॉलिश होनी चाहिए और हरे कलर का हमको झुमका टांगना है कान में और हरा हरा सब होना है, मतलब हरी कलर की चूड़ियाँ पहननी है। ये पूरा वो मतलब कि एकदम से उनको पता है। लेकिन अगर आप पूछो वस्त्र विज्ञान के अकॉर्डिंग तो नहीं। अभी वस्त्र विज्ञान एक आपको बताऊं जो आपका वस्त्र विज्ञान है, ठीक है, क्लोथिंग जिसको कहते हैं, तो ये गृह विज्ञान में एक पूरा का पूरा पेपर है, इसको पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मसूड़ों की बीमारी एवं दांत खराब होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि खराब ओरल स्वच्छता प्रथाएं जो होती हैं, खराब ओरल स्वच्छता प्रथाएं, इसके कारण से खराब होता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।